पूरे भारत में अभी कोरोना की वैश्विक महामारी थमी नहीं है। आपको बता दें कि तीसरे लहर की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं लोग कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है तो कहीं गाइडलाइंस पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग वैक्सीनेशन करवाने से वंचित रह जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के माध्यम से लगातार कोरोना वैक्सीनेशन और SOPs को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज हमारे ब्यूरो चीफ हर्ष साहनी ने उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल के सदस्य डॉक्टर प्रमेंद्र महेश्वरी के साथ कोरोना को लेकर खास बातचीत की। आइए जानिए कि डॉक्टर प्रमेंद्र महेश्वरी ने क्या कहा। सर, जो थर्ड वेव आने वाली है इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी चल रही हैं बरेली के डॉक्टर्स पैनल की तरफ से? अभी तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोरोना पूरी तरह से स्वयं ही समाप्त नहीं हुआ है। नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो गए हैं, कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो गए हैं, नंबर ऑफ डेथ्स बहुत कम हो गए हैं। लेकिन हाँ, जो एक लहर वाली बात थी वो ज़रूर समाप्त हुई है। पर अभी भी ये ना सोचा जाए कहीं भी कि कोई कोरोना समाप्त हो चुका है। बहुत ज़्यादा संख्या में अगर हम बात करें जिसको कि हम वेव कहते हैं, तो अगली अगर बहुत अच्छा वैक्सीनेशन हो जाता है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो जाए, तो उस आने वाली लहर को, जिसको कि अभी सिर्फ एंटिसिपेट किया जा रहा है, सिर्फ सोचा जा रहा है कि शायद ऐसी कोई वेव आ सकती है क्योंकि अन्य देशों में आई है, उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो अभी ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि वेव आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन हाँ, अगर कोई वेव ऐसी आती है तो उसके लिए प्रिपरेशन, उसके लिए तैयारी सरकारी गैर सरकारी हर तरफ से सामाजिक स्तर पर पूरी तरह से होनी चाहिए। सर, जो अभी सेकेंड वेव चल रही थी इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कतें आई थी, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिल रहे थे, तो आपके हॉस्पिटल में और जो पूरे डॉक्टर्स पैनल है बरेली का, उसने इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करा है? वो लगभग समझिए 10 दिन का समय एक बहुत खराब समय था। पूरे देश में एक ऐसी भयावह स्थिति बनी थी कि ना तो ऑक्सीजन थी, ना मेडिसिन थी, जो आवश्यक दवाइयाँ थी उनकी बहुत बड़ी कमी थी, अस्पतालों में बहुत लिमिटेड बेड्स थे और वेव की वजह से, एक लहर की वजह से बहुत सारे मरीजों का नंबर जो था वो बहुत ज़्यादा था और उसको किसी भी तरीके से डील ही नहीं किया जा सका किसी भी स्तर से। और इस वजह से मरीजों को, समाज को, डॉक्टर्स को, अस्पतालों को एक बहुत बड़ी परेशानी की। बहुत से मरीज जो यहाँ भर्ती थे, सिर्फ हम लोग ही जानते हैं कि किस तरह से उनके लिए दवाइयों का, ऑक्सीजन का, बेड्स का प्रबंध किया। हॉस्पिटल्स में बेड सपोज 20 है और मरीज वहाँ पर 50 आ रहे हैं, तो उनको किसी भी प्रकार से मैनेज करना बहुत मुश्किल था। ट्रेंड स्टाफ नहीं है, ICU में जो लिमिटेड उपकरण हैं, वेंटिलेटर्स, बाईपैप्स, ये सब लिमिटेड होते हैं और पेशेंट बहुत सारे हो जाते हैं। तो इस वजह से हॉस्पिटल्स में भी बहुत बुरी हालत थी उन पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए। लेकिन फिर भी समहाउ ईश्वर की कृपा रही कि किसी भी तरह से जो बेस्ट पॉसिबल, जो भी मैक्सिमम सेवा की जा सकती थी, जो भी मैक्सिमम सर्विसेज दी जा सकती थी, वो सभी लोगों ने दी और धीरे धीरे उसी का परिणाम ये हुआ कि ये वेव अब धीरे धीरे कम हुई। सर, जैसे कि जो डेथ हुई है उसमें लंग्स पे काफ़ी असर हुआ है लोगों के, तो उस वो पूरा प्रोसेस क्या रहा, क्या होता है, आप क्या हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे? एक्चुअली कोरोना में जो वायरस होता है वो लंग्स को, फेफड़ों को प्रभावित कर देता है और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, खून के थक्के जमने जाते हैं लंग्स में। तो अगर समय रहते उसका इलाज शुरू किया जा सके, ये बहुत कम मरीजों में होता है ऐसा। ज़्यादातर पेशेंट्स होम आइसोलेशन में और घर पर रहकर ही ठीक किए जा सकते हैं। 85% पेशेंट्स को तो पता भी नहीं चलता है कि उनके सर, इसमें ऑक्सीजन लेवल जैसे किसी का 97 या 95 भी रहा और अचानक से विद इन हाफ एन आवर ऑक्सीजन लेवल 25% पहुंच गया, तो ये क्या वजह रहती है? इसको हम लोग हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं। इस बीमारी का, इस कंडीशन का जो एक मेडिकल टर्म है वो हैप्पी हाइपोक्सिया है कि मरीज हाइपोक्सिक होता है, उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है लेकिन उसको कोई लक्षण ऐसे नहीं आ रहे होते, वो एक हैप्पी कंडीशन में, कंफर्टेबल कंडीशन में होता है। लेकिन जैसे ही वो सैचुरेशन 80% के नीचे पहुंचता है तब उसकी सांस एकदम से फूल जाती है। उससे पहले वो 97-95 की रेंज में ऑक्सीजन को दिखाते रहते हैं।
तो जो पेशेंट्स स्वस्थ होते हैं, जो पेशेंट्स ठीक होते हैं, वो काफ़ी देर तक ऑक्सीजन की कमी को सस्टेन कर ले जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे कुछ परेशानी हो रही है, पर वो ना इसको नोटिस करते हैं, ना उसको वो बताते हैं, ना वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और अचानक जैसे ही उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 80 के नीचे, 70 के नीचे पहुंच जाता है, तब वो सांस फूलने की वजह से वो बेहोश होने लगते हैं या फिर उनकी सांस बहुत फूल जाती है। तो इस हैप्पी हाइपोक्सिया और टर्म कंडीशन को सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भाई अगर किसी का ऑक्सीजन सेचुरेशन 95, 96, 97 चल रहा है, तो वो उसको चेक करते रहें बार बार और अपने लक्षणों को चेक करते रहें कि मेरी सांस तो नहीं फूलने लगी है या मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट तो नहीं होने लगी है, और तुरंत वो हॉस्पिटल को रिपोर्ट करें। सर जो ब्लैक फंगस भी है इस आ रहा है अब, तो ये किन लोगों को हो रहा है ज़्यादातर और क्या वजह आ रही है? ब्लैक फंगस एक बहुत ही भयानक बीमारी है। फंगस लग जाने का मतलब होता है कि उस शरीर के सारे टिश्यूज वो सब खत्म, खराब हो चुके हैं, उनमें कोई दम नहीं बचा है, इम्यूनिटी लो है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ बिगड़ी हुई है, हार्ट पेशेंट्स हैं, ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। HIV के पेशेंट्स को फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो लोग रिस्क पे हैं, उनको हमेशा ये ध्यान रहेगा कि उनको अगर कोरोना हो रहा है, वो हॉस्पिटल में ट्रीट हो रहे हैं या उनको ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो पेशेंट्स ब्लैक फंगस के लिए बहुत प्रो हैं। सारी सुविधाएँ, सारी सावधानियाँ उन लोगों को लेनी होंगी कि उनको फंगल इन्फेक्शन ना हो गए। और सर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि जो लगातार भ्रमिकता फैलाई जा रही है कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर के, और लोग वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम इस वक्त मास वैक्सीनेशन है। मैं पहले भी बार बार एक बात कहता रहा हूँ, हमारे पास कोरोना से जो लड़ने के उपाय हैं, उसमें ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल, मेडिसिन, ये तो बहुत छोटा सा उपाय है। ये एक भयावह बीमारी है, पैंडेमिक है, महामारी है। ना ही इतने अस्पताल हैं, ना ही इतने डॉक्टर्स हैं, ना ही इतने ऑक्सीजन की सप्लाई है। तो हम इस स्थिति में ना पहुंचे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, कोरोना से बचाव। कोरोना से इलाज मुश्किल है, कोरोना से बचाव आसान है। तो अगर हम इस बचाव को कर लेते हैं तो उसके सिर्फ 2-3 तरीके हैं। नंबर 1 इज आप उसके जो फैलने से रोकिए, आपको इन्फेक्शन ना हो जाए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और अपने हाथों को बार बार धोना, जिससे कि आपको ये इन्फेक्शन ना हो। और दूसरी चीज़ आती है वैक्सीनेशन। इस वक्त हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। किसी भी देश में इतने लिमिटेड के टाइम में, 20 दिन के टाइम में, 25 दिन के टाइम में जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम वैक्सीनेशन किए जा सकते हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किए गए हैं। तो उस वैक्सीनेशन ड्राइव को सफल बनाइए। ये देश एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इतने लोगों को वैक्सीन लगा पाना बहुत मुश्किल काम है, उसमें आप सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। अब कोई ये सोचे कि हम ये वाली वैक्सीन लगाएं और ये वाली वैक्सीन ना लगाएं, इसमें कोई परेशानी है, दिस इज़ ऑल फॉल्स। ये सभी वैक्सीन पूरी तरह से अच्छे से रिसर्च के बाद मार्केट में आई हैं। भारत सरकार ने उनकी पूरी सुरक्षा के मानकों के ऊपर, उनको उतरने के ऊपर इनको भेजा गया है, इनको अलाउ किया गया है। तो वो चाहे कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो विदेशों से आयातित स्पुतनिक हो या कोई सी भी हो, फाइजर की हो या जो भी हो, सभी जगह वो वैक्सीन, हर दवाई के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बीमारी में एक ही फॉर्मूले की दवाइयाँ चलेंगी। तो ऐसे ही विभिन्न बीमारियों में हम अलग अलग प्रकार के वैक्सीन को हमेशा से उपयोग करते चले आए हैं। यही वैक्सीन अब कोरोना में यूज हो रही हैं। तो सभी प्रकार की वैक्सीन आपको जो भी मिल रही है उसका उपयोग ज़रूर करें। सर ब्लैक फंगस से बचने का क्या उपाय है? ब्लैक फंगस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय मैंने बताया ना, प्रिवेंशन है। डमी वाली जहाँ पे नमी होती है, डम्प एरियाज होते हैं, वहाँ पे डैम्प एरियाज में हमेशा फंगस लगने के चांसेस होते हैं। तो जो मरीज़ जिनको डायबिटीज़ है, जिनको HIV है, जिनको कैंसर के पेशेंट्स हैं, कोरोना हुआ है और उनको कहीं ना कहीं मॉइस्चर या नमी है, ऑक्सीजन लगाई जा रही है, इस तरह से ये फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो उससे देखने के लिए डॉक्टर्स को एज वेल एज पेशेंट्स को हमेशा बहुत ही सतर्क रहना होगा कि हम अपने ये पेशेंट्स रिस्क प्रोन पेशेंट्स हैं, इनमें फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो हम ध्यान रखें कि हम अपना चेकअप्स करते रहें कि कोई इस तरह की नमी हमारे फेफड़ों में या सांस लेने के स्थान पर न बनी रहे। सर जो लीवर डैमेज हो रहा है कोरोना के टाइम में, तो इस लीवर को डैमेज होने से कैसे बचाया जा सकता है, सेल्फ प्रिकॉशंस लेकर के?
देखिए, लिवर डैमेज के लिए बहुत सारे रीजन है। कोरोना एक जब शरीर में फैलता है तो वो लंग्स को, लिवर को, हार्ट को, हर जगह को वो प्रभावित करता है, खून के थक्के बनने लगते हैं। तो स्पेशली आप पहले से कोई खाने पीने के ऐसे प्रिकॉशंस नहीं है कि हम उससे लीवर को बचा सकेंगे, या खाने पीने की या कोई चीज़ ये ज़्यादा खा लेंगे, इम्यूनिटी एनहांसर्स जिनको बोलते हैं कि हम इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें तो हम अपने लीवर को बचा लेंगे। लिवर के लिए जो लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं, लिवर के लिए बहुत से लोगों का फैटी लिवर होता है, जो बहुत नॉनवेज खाते हैं, ऐसे लोगों में लिवर की प्रॉब्लम्स पहले से रहती हैं। तो वही पेशेंट्स फिर से अगर उनको कोरोना होता है तो वो लिवर डैमेज के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है। तो उन लोगों को ध्यान रखना होगा कि मेरे लिवर में पहले से खराबी है और मुझे नंबर 1 कोरोना ना हो, और अगर मुझे कोरोना होता है तो मैं अपने लीवर की चेकअप्स कराता रहूं जिसमें लिवर खराब ना हो पाए। सर जो बिलो 18 ईयर्स के हैं लोग, बच्चे हैं, क्या उनमें कोरोना के संक्रमण बिना थर्ड सेकेंड वेव के ड्यूरेशन में? बहुत मिनिमल। 18 ईयर्स से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें यूजुअली उनकी इम्यूनिटी ठीक होती है और वायरल इन्फेक्शन उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं। तो ऐसे बच्चों में इनमें थाइमस ग्लैंड होता है जो इम्यूनिटी को अच्छे से 18 साल की उम्र तक के बच्चों में होता है, तो वो उनकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा सा रखता है, बढ़ा कर रखता है। लेकिन फिर भी क्योंकि जहाँ बहुत परमानेंट केसेस हैं, बहुत सीरियस केसेस हैं, हर तरफ कोरोना फैला हुआ है, तो ऐसे में कुछ बच्चों में जो 18 वर्ष की आयु से नीचे थे केसेस देखने को मिले। तो कहीं कुछ ये भी कहा जा रहा है कि अगर थर्ड वेव आती है तो बिलो 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं उन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। कोशिश ये की जा रही है कि बहुत सारे लोग जो बड़ी उम्र के हैं वो या तो वैक्सीनेट हो चुके होंगे या उनको कोरोना हो चुका होगा, इस वजह से उनकी सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होगी। और बच्चों में क्योंकि कोरोना नहीं पाया गया तो वो अभी उनको एंटीबॉडी लेवल उन लोगों का कम होगा, तो वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज का 18 वर्ष की आयु से नीचे की जो सेक्शन होगा वो लोग प्रोन होंगे क्योंकि 18 वर्ष से ऊपर के या तो वैक्सीनेट हो चुके होंगे या उनको बीमारी होने की वजह से उनके शरीर में नेचुरल एंटीबॉडीज बन रही होंगी। तो ये एक एंटिसिपेशन है कि वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज मोर प्रोन टू डेवलप कोरोना इफ एनी थर्ड वेव कम्स। सर क्या गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन ड्राइव, टेस्टिंग वैक्सीनेशन ड्राइव जिसे कहा जाता है, वो किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल किया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से टेस्ट की बात है। गवर्नमेंट की तरफ से 18 वर्ष की आयु से नीचे के लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश सरकार के में मुख्यमंत्री जी ने पहले से ही जो किट्स हैं, मेडिकल किट्स हैं, सारे जिलों में भिजवा दी गई हैं और सभी अस्पतालों में ये किट्स अवेलेबल हैं। और अगर कहीं भी किसी बच्चे को हॉस्पिटल्स में बच्चों के डॉक्टर्स के लिए प्लेसमेंट्स किए जा रहे हैं, बच्चों की NICUs में ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो, वहाँ पर अगर कोई बच्चा इन्फेक्ट होकर आता है तो उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जा सके। तो एक बहुत अच्छी स्तर पे ये तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर रखी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार इन मेडिकल किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरुआत हो चुकी है। तो सर अब तक ओवरऑल बरेली में कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं? इस तरह के डेटा तो आपको कहीं ना कहीं CMO ऑफिस से ही मिल पाएंगे, जहाँ पर कि सरकारी आंकड़ों में ये चीज़ें दर्ज होंगी कि, लेकिन अब एक मास वैक्सीनेशन चल रहा है सभी हॉस्पिटल्स में, सभी NGOs के साथ, सामाजिक संस्थाओं के साथ विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं और इसलिए लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए और मैक्सिमम वैक्सीनेशन की एक तैयारी हम सभी लोगों को करनी चाहिए ताकि समाज में इसको फैलने से आगे रोका जा सके। थर्ड वेव के लिए आप लोग जो हमारी पब्लिक है उसे किस तरीके से अवेयर करना चाहेंगे? मैंने अभी बताया ही आपको कि भाई ऐसा मान के चलिए नहीं, लापरवाही करेंगे। अगर आप अपने बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सब लोग एक दूसरे के साथ बाजारों में भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, ऑफिस में अगर काम करने जा रहे हैं तो वो लोग झुंड बना के काम कर रहे हैं, या कहीं क्योंकि धीरे धीरे लॉकडाउन खुल गया है तो लोग बाग दुकानों पे, पार्क में, मंदिरों में, कहीं भी कहीं ना कहीं वो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना होगा कि वो अपना सोशल डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रखें, अपना पर्सनल हाइजीन हाथ धोने का रखें और मास्क अवश्य पहनें। सर तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पीक आने वाला है एक और, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अभी एक ऐसा देखा गया है, बाकी दूसरे देशों में भी हुआ है और ऐसा देखा गया है कि जब ये हमारे यहाँ का कि कोरोना ख़त्म होने वाला था
उसके बाद एक सेकेंड वेव अचानक से आ गया, तो उसको ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या अभी भी उसका एंटीबॉडी वो प्रोन है कि उनको इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आ सकती है। ऐसा कोई निश्चित रूप से कोई 100% नहीं है कि वेव आएगी आएगी, लेकिन क्योंकि एक ये हिस्ट्री ऑफ डिजीज कहलाती है कि ऐसा पॉसिबल है, तो उसके लिए ये पहले से तैयारियां करके सभी लोगों को रखनी होगी।